हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पुलिकट लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड को लेकर के। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा स्टेट के कोस्टल रीजन पर लोकेटेड है। 2015 से पहले इस आइलैंड को व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था और मिसाइल टेस्टिंग के लिए इस आइलैंड का यूज किया जाता है। तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। तो इस तरीके से जो भी एरिया स्पेसिफिक हो और न्यूज में भी बना रहे तो उसको आप एक तरीके से व्यू कर सकते हो। उसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए पहले हमने जो बैच स्टार्ट किया था वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में था। मींस प्रीलिम्स और मेंस की वहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी बेसिक गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता था। तो उसका सेकंड बैच जो है जिसमें टारगेट 2023 प्रीलिम्स को हम एक तरीके से टारगेट करेंगे और 2023 के लिए प्रीलिम्स के स्पेसिफिक जो भी आपका करंट अफेयर है, जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है, उन सभी को यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। इसके बेसिक फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा। 10 to 15 स्टूडेंट्स का एक बैच जो है वो बनाया जाएगा। उस बैच में आपके जो मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। आपका स्टैटिक पार्ट प्लस में करंट अफेयर पार्ट जो है उसको रिलेटेड टारगेट होगा। आपको वो अपना टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लो आपके एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की क्लास 6 से, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर दिए जाएंगे, साथ ही साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर पहले स्टैटिक पार्ट, जो अलग अलग बैच के अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। करंट अफेयर्स में से लास्ट के जो 1.5 साल के जो करंट अफेयर है, जो स्पेसिफिक न्यूज में रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर होलिस्टिक तरीके से आपके लिए कवर करवाया जाएगा। फिर आपको टारगेट कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इस तरीके से जो प्रीलिम्स का स्टैटिक और करंट अफेयर का जो पार्ट है वो आपका कवर होगा। 1 नवंबर 2022 से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फी है वो 599 पर मंथ रहने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स का जो टारगेट है उसको आप इजीली अचीव कर पाएंगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कीजिए, वहां पर इसका मेंटरशिप प्रोग्राम का जो भी प्रोसीजर है ज्वाइनिंग का वो वहां पर अवेलेबल है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू की फ्रंट पेज पर। यहाँ पर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने टेलीकॉम पॉलिसी जो है वो अपनी एक तरीके से लॉन्च की। उसमें ट्राई जो है, ट्राई TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में ऐसा बोला गया कि इसकी जो भी पावर है, जो भी इसकी स्ट्रेंथ है, उसको एक तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है टेलीकॉम पॉलिसी में। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने अब स्पेसिफिक अपनी बात रखी है कि जो भी टेलीकॉम पॉलिसी में एक तरीके से ट्राई की जो पावर्स है उसको डाइल्यूट करने की जो कोशिश की गई है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे हम उनको एक तरीके से क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे और ट्राई को स्ट्रेंथन करने के लिए हम अलग से एक बिल लेकर के आएंगे जिसमें ट्राई से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। तो हमारे लिए इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है ट्राई, TRAI। देखो, ट्राई जो है, यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं ट्राई के बारे में। हमारा जीएस पेपर 2 जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और जीएस 2 में इस तरीके की जो भी बॉडीज हैं उनको लेकर के हमारा एक जो मेंस का एक पॉइंट है। ओके, तो देखो, ट्राई जो है ये हमारे इंडिया का जो मेन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर है उसके रूप में काम करता है। 1997 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। और जो ट्राई है वो हमारे इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज को लेकर के जो भी जैसे टैरिफ को लेकर के या फिर रिवीजन ऑफ टैरिफ हो गया या फिर टैरिफ फिक्सेशन हो गया, ये सारे जो प्रोग्राम जिसको 1997 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता था उसके लिए, उन सारे पॉइंट्स के लिए ट्राई को बनाया गया था। बनाने का बेसिक रीजन ये था कि जब प्राइवेट जो इन्वेस्टर है या प्राइवेट सर्विसेज जो है, जब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में उनका एंट्रेंस होने लगा तो उसके बाद में ट्राई को बनाया गया। ओके,
इसके बाद में 2000 में अगर हम बात करें तो ट्राई के लेवल पर ही, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बॉडी है, इसी के लेवल पर एक ट्राइब्यूनल भी बनाया गया जिसमें टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको उसी लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ट्राई के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा 2 परमानेंट मेंबर होते हैं और 2 जो हैं वो एक तरीके से पार्ट टाइम मेंबर इसमें होते हैं। इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका जो टर्म है या तो 3 साल की इनकी जो प्रोसीजर है या इनकी जो सर्विस पॉलिसी है वो रहेगी, या फिर 65 साल की एज इनकी कंप्लीट हो गई हो, इसके बेसिस पर इनका कार्यकाल रहता है। ओके। और अभी 5G कम्युनिकेशन जो है वो आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो उसमें देखा गया कि ट्राई जो है वो 5G टेक्नोलॉजी को एक तरीके से, 5G कम्युनिकेशन को एक तरीके से रेगुलेट करेगी। तो ये ट्राई को लेकर के बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी हरियाणा में एक तरीके से एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारे स्टेट्स के हर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, होम मिनिस्टर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो CAPF जो है उनकी भी तरफ से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था इस मीटिंग में। तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि टाइम के साथ में क्राइम जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसमें देखने को मिल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अगर आप और अदर तरीके के इश्यूज को देखें तो उनमें जो टेक्नोलॉजी जो है उनका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लग गया है। ओके। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि प्रेजेंट टाइम के जो क्राइम हैं उनमें जो क्राइम है वो बॉर्डरलेस है, मतलब एक स्टेट में क्राइम हो रहा है तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि अच्छा उड़ीसा में ये नहीं होगा, हर जो स्टेट है उससे इफेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट फोकस किया है कि जल्द ही हम कोशिश करेंगे 2024 तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ऑफिस जो है वो हर स्टेट में एस्टेब्लिश हो सकें, ताकि हम फोकस कर सकें कि टेररिज्म से रिलेटेड और अदर जो इश्यूज हैं उनको हम एक लेवल पर ही उसको सोल्व करें। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हर जो स्टेट है उसको नाटा ग्रिड को यूज़ करना चाहिए। नाटा ग्रिड क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। यहाँ पर 11 जो हमारी एजेंसीज हैं उनके जो भी बेसिक डाटा है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्राइम है उनको और अच्छे से हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। Okay, the nature of crimes is changing and they are becoming borderless. That is why all states will have to battle these by having a common strategy. मतलब उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर फोकस करने की बात बोली है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। यहाँ पर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर वॉज ए स्टेट सब्जेक्ट। बहुत बार इस तरीके की जो टर्म न्यूज में रहती है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट है, सभी को पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अगर बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की या फिर और भी ऐसे पॉइंट्स की जब नेशनल लेवल पर जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना है, तो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी यूनियन जो है वो लॉ बना सकता है। मतलब स्टेट के पास में जिनको लेकर के पावर है उस पर सेंटर लॉ बना सकता है, ऐसा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। और ये अभी हम प्रूव करेंगे। 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जब सेंटर जो है वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, आप लिख लोगे। जो भी इस तरीके की टर्म न्यूज़ में रहती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है या फिर यूनियन सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट में आता है या कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। एजुकेशन के बारे में भी आप बताओगे। ओके, और ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अपने मेंस आंसर्स में इन टर्म्स को लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रूव करते हुए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करते हुए इन इशू को हम सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात बोल दी है। और ये 2 दिन का चिंतन शिविर था, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, जो कहाँ पर था? दिल्ली के पास में हरियाणा का जो फरीदाबाद है वहाँ पर, जहाँ पर वेरियस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज को एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। अब ये जो आर्टिकल है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन से 5 क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर जो सेंट्रल लेवल है वो लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म अगर हम देखें तो आप सभी को पता है शेड्यूल 7 जो है। शेड्यूल क्या है?
शेड्यूल ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको बहुत ही ब्रॉड लेवल पर हमें समझाया गया है, तो उन्हीं आर्टिकल्स को एक तरीके से अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और उन्हीं को शेड्यूल बोला जाता है। ओके, प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल है कमेंट बॉक्स में बता देना, और ओरिजिनल में कितनी थी और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है। सॉरी, यहाँ पे लिख ही दिया गया, तो ओरिजिनल में ही मैं बता देती हूँ। यहाँ ओरिजिनल में 8 शेड्यूल थी और अभी प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल है। ओके, तो हम डिस्कस कर लेते हैं उन 5 पॉइंट्स को जिनके ऊपर जो सेंटर है वो स्टेट्स के लिए लॉ बना सकता है। तो कुछ पॉइंट्स में सबसे पहले तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, इससे पहले आर्टिकल 248 को हम देख लेते हैं। देखो, अभी हमने देखा कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। ओके, अब कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो इन तीनों में नहीं होंगे। टाइम के साथ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल करके आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पहले तो ना टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, तो टाइम के साथ में इंसर्ट करने की कोशिश की गई किसी ना किसी लिस्ट में। ओके, तो इसी तरीके से और भी इशू टाइम के साथ में और ज़्यादा इशू इंक्रीज होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आएंगे कि अच्छा इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी लॉ बनना चाहिए, इसके ऊपर भी कोई ना कोई एक्ट आना चाहिए। ओके, तो वो आते हैं रेजिडरी पावर में, और रेजिडरी पावर जो है वो हमारे इंडिया में किसके पास है, यूनियन के पास में है। लेकिन यूएस जो है उसमें पावर है किसके पास में, स्टेट्स के पास में। कि रेजिडरी पावर वो पावर या फिर वो पॉइंट जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, वो किस में शामिल होंगे, यूएस जो कंट्री है उसमें ये पावर आती है स्टेट के पास में, कि उन लिस्ट के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर जो पावर है या लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास आती है, वो आती है स्टेट्स के पास में, और स्टेट्स इसके ऊपर लॉ बना सकता है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो रेजिडरी पावर्स हैं जो आर्टिकल 248 के अंडर आती हैं, और इनके ऊपर जो है वो सेंटर लॉ बना पाता है हमारे इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गई। बात कर लेते हैं आर्टिकल 249 की। आर्टिकल 249 में क्या होता है, देखो, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का पॉइंट है, जैसे कि अगर ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को गवर्न करने के लिए जो हमारा यूनियन है उसको पावरफुल होना चाहिए, तो राज्यसभा जो है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ में एक रेजोल्यूशन पास करे, और ये जो रेजोल्यूशन है इसको पास होने के बाद में उन पॉइंट्स के ऊपर जो यूनियन है वो स्टेट लिस्ट को लेकर के लॉ बना सकता है। ओके, तो आर्टिकल 249 में बात आ गई नेशनल इंटरेस्ट की, कि नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सेंटर स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। बात आती है आर्टिकल 250 की। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, आर्टिकल 250। 250 में क्या होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के स्टेट के साथ में पावर के साथ साथ में जो यूनियन है उसके पास में भी पावर होती है, तो सेंटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 को आप इस तरीके से याद करो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जब हैं, जब उनके पास में उनको ऐसा लगे कि हमारी जो स्टेट सब्जेक्ट का कुछ ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि सेंटर जो है वो लॉ बनाए। आप इस तरीके से समझिए कि मान लो एक स्टेट में कोई क्राइम हुआ, अब इस क्राइम को करने वाले जो थीफ हैं या जो भी लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो कभी इस स्टेट से निकल करके इस स्टेट में आ गई, तो अभी हमने देखा ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है और पुलिस जो है वो किसके पास आता है, स्टेट के पास आता है। तो ये जो स्टेट है वो अपने लेवल पर गवर्न करेगा और इस स्टेट के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो उन पर्सन को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर बॉर्डर पर कुछ ऐसा इशू देखने को मिलता है तो बहुत बार जो स्टेट हैं वो सेंटर से अर्ज करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को लेकर के आप हमारे लिए लॉ बनाओ और इन स्टेट्स को जो है वो गवर्न करने की कोशिश करो। ओके, तो यहाँ पर यूनियन जो है वो इन स्टेट्स के लिए, अब ये जो स्टेट लिस्ट पे जो रूल बनाया ना सेंटर ने, वो इन्हीं स्टेट पर एप्लीकेबल होगा, अदर स्टेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है वो। ओके, तो यहाँ पर इन स्टेट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हुआ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो लॉ बनाया जाता है आर्टिकल 252 के अंडर, इसमें स्टेट्स तो अर्ज कर देते हैं सेंटर को कि आप हमारे लिए लॉ बना दो, लेकिन जब सेंटर चाहेगा ना तब जाकर के फिर ये लॉ जो है वो यहाँ से हट पाएगा इन स्टेट्स के ऊपर। और आर्टिकल 249 में हमने देखा था कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लेवल पर सेंटर जो है वो आपके लिए लॉ बनाएगा। ओके, और ये जो है वो 1 साल के लिए लॉ रहता है, फिर टाइम टू टाइम इसको चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 250 में जो सेंटर लॉ बनाता है वो 6 महीने के लिए रहता है, और नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटेंड होती है तब जाकर के इसको एक्सटेंड किया जाता है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 253। तो इसमें हमने देखा
कि ये नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, नेशनल इमरजेंसी हो तो 250 और अगर स्टेट बोले सेंटर को तो 252। 253 में क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल की कोई ट्रीटी है, अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी हुई तो बॉर्डर एरिया में जो स्टेट्स हैं उनसे कंसल्ट किए बिना भी उन प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कर सकता है यूनियन जो है। ओके तो आर्टिकल 253 में क्या आ गया, इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो सेंटर जो है वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 356 आप सभी को पता है, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तब भी स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है सेंटर क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। ओके अब स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तब जो सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी पावर को लूज कर देते हैं। सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम जो है वो हमारी स्टेट असेंबली जो है वो एक तरीके से डोरमेंट स्टेज में होती है, लेकिन लाइव होती है, जिंदा होती है लेकिन डोरमेंट स्टेज में। मान लो अभी कोई स्टेट है, वहां पर गवर्नमेंट बनी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो सीएम हट जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो स्टेट असेंबली है, मतलब जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है, और प्रेसिडेंट रूल हटा तो उसके बाद में वो मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस टाइम वो स्टेट असेंबली है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है, डोरमेंट स्टेज में है। ओके ये आपको ध्यान में रखना है। ओके तो ये हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ध्यान रखना है आपको कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सेंट्रल स्टेट के लिए लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, शौर्य दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है शौर्य दिवस कि 27 अक्टूबर 1947 को हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया जो है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो जे एंड के रूलर महाराजा हरि सिंह के साथ में साइन किया था। आप इस बात को समझिए, इस तरीके से समझिए कि इंडिया जब अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे, तो उस टाइम क्या होता था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया को लेकर के जो भी प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनको लेकर के कुछ स्पेशल बातें बोली गई कि आप चाहो तो इंडिया के साथ जाओ, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो कुछ ने बोला कि भाई इंडिपेंडेंट रहेंगे, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर भी था। अब पाकिस्तान को जब ये पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट रहने वाला है तो उन्होंने अटैक कर दिया। जो वहाँ के रूलर थे उनसे वो संभाला नहीं गया, उन्होंने इंडिया से अर्ज किया कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हालांकि जब अर्ज किया उस टाइम वो इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद में हमारे बीच में साइन होता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ये जो प्रोसीजर है वो आता है। ओके ये जो टर्म्स होती है ना, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ो, देखो यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, जो आपकी टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप एक एक लाइन को आप ऐसे जल्दबाजी में, न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते हो ना तो बहुत स्पेसिफिक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। एक एक टर्म जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है। इस यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको ये बात पता चलती है जब आप पेपर देखते हो कि किस तरीके से एक टर्म के बेसिस पर जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ओके तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये ना दे करके कोई और अलग टर्म दे दें कि महाराजा हरि सिंह जो जे.एंड.के के रूलर थे उनके साथ में इस बेसिस पर जो है, या पुलिस फोर्सिंग के थ्रू जो है उन्होंने इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ में साइन किया और उसको इंडिया का पार्ट बनाया। ओके तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, मतलब इसी के बेसिस पर ये सारा जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इस तरीके से जब भी कोई टर्म जो है, जैसे स्पेसिफिक कोई टर्म दे रखी है उसके बारे में उसी को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा जम्मू एंड कश्मीर को मिला लिया गया, किस तरीके से मिला लिया गया ये अलग अलग है। जूनागढ़ जो है, हैदराबाद जो है और जम्मू एंड कश्मीर जो है, इनको तीनों को अलग अलग तरीके से इंडिया में मर्ज किया गया था और तीनों की जो टर्म है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। कॉमेंट बॉक्स में बताओगे दोनों अदर के लिए कि कौन से प्रोसीजर के तहत जो है उनको इंडिया में इन्वॉल्व किया गया था। ओके तो यहाँ पर उन्होंने बोला है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि जब तक पीओके इंडिया में नहीं मिलेगा, जो 5 अगस्त 2019 से जो हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था उसको रिमूव करके इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाने का जो प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया था वो जब तक एप्लीकेबल ढंग से नहीं हो पाएगा जब तक कि पीओके वाला रीजन जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, इंटीग्रल पार्ट नहीं बनेगा। ओके तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो अभी एक स्टेटमेंट सर्कुलेट हुआ,
हमने डिस्कस भी किया था शायद 1-2 दिन पहले कि हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर हमारे जो गॉड गॉडेसेस जो हैं उनकी इमेज होनी चाहिए, इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी। तो इसी को लेकर के यहाँ पर कुछ हमारा जो कल्चरल जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया जो है उनमें कोइनेज की एक लॉन्ग ट्रेडिशन रही है और उसमें गॉड और गॉडेसेस की जो इमेज हैं वो हमेशा से लगी रही हैं। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुषाण जिन्होंने सेंट्रल एशियन रीजन पर 3rd सेंचुरी तक रूल किया, वो पहले थे जिन्होंने गोडेस लक्ष्मी की कोइन के ऊपर इमेज लगाई थी अलोंग विद आर्डोस्टो द ईरानी गोडेसेस ऑफ वेल्थ। मतलब इनकी गोडेस जो ईरान की जो गोडेस है वेल्थ की, उनकी इमेज भी यहाँ पर लगाई गई थी। कुषाण ऑल्सो डिपिक्टेड ओशो, शिवा, मून डाइटी, मिरो एंड बुद्धा इन दियर कोइनेज। उन्होंने इन सब के बारे में भी एप्लीकेबल किया था। और न्यूमिस्मेटिस्ट जो है अमरबीर सिंह, उन्होंने बताया कि उनके पास में कोइंस का एक लार्ज कनेक्शन है और इसमें मोहम्मद बिन सम एंड हैदर अली जो है इनके द्वारा जो मिंटेड हैं जो भी कोइन रेंजेस हैं उन सभी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। विजयनगर किंग कोइनेज विद हिंदू आइडोल्स हरिहरा सेकंड 1377 to 1404 introduced coins that had Brahma, Saraswati, Vishnu, Lakshmi and Shiv Parvati. About the coins with goddess Lakshmi issued by Muhammad bin Sams, known to us as Muhammad Gori, after defeating Prithviraj Chauhan in the Battle of Tirain in 1992 AD. These coins circulated in numbers and have come down to us due to the tradition of hoarding wealth. ओके तो ये जो न्यूमिस्मेटिस्ट जो हैं न्यूमिस्मेटिस्ट उन्होंने ये बात बोली है कि कोइनेस के ऊपर जो हमारी ट्रेडिशन है वो काफ़ी लंबे टाइम से रही है इस तरीके की इमेज लगाने की। ओके एक मिनट। अब है एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसके बारे में भैया आप देख लो। केरला में जो इशू चल रहा है उसके बारे में बता रखा है। देखो क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपने बहुत सारी ऐसी टर्म पढ़ी होगी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने एक बार भी पढ़ा है या फिर हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने रीड की है तो ये टर्म आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ये तब तक अपनी किस पे रह पाएंगे, पोस्ट के ऊपर रह पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, उन्होंने बोला है कि भाई वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है KN बालागोपाल, ही इज़ विड्रॉइंग हिज प्लेजर एज फार एज फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल। तो उन्होंने बोला कि भाई जो ये टर्म है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तरीके से आप मान सकते हो ऑर्नामेंटेड है। रियली तो क्या होता है कि या तो खुद रेजिग्नेशन दे दे जो मिनिस्टर है या फिर बोल दे चीफ मिनिस्टर कि भाई रेजिग्नेशन ले लो, इसका नहीं दे रहा है तो इससे रेजिग्नेशन की मांग कर लो, तब जा करके हटाया जा सकता है। इस तरीके से जो टर्म्स है उसका ये मतलब होता है, ऐसा इसमें बोला गया है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि अभी अब्दुल कलाम जो यूनिवर्सिटी है उनके जो चीफ हैं उनको हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में उसने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोसीजर होता है उनको अपॉइंट करने में जो प्रोसीजर होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए इनको हटाया जाता है। तो इसी के बेसिस पर वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला कि जो भी और यूनिवर्सिटीज़ के जो VC हैं, वाइस चांसलर, उनका भी उन्होंने रेजिग्नेशन मांग लिया कि भाई आपका भी जो अपॉइंटमेंट हुआ ना वो प्रोसीजर के तहत नहीं हुआ, UGC की जो गाइडलाइंस है वो तो फॉलो ही नहीं की गई। तो फिर आपका यहाँ पर कैसे क्या हो सकता है, आपका कैसे जो है एक तरीके से आप ये देखिए कि आपका जो आप ये मान सकते हो कि आपका जो पोस्ट है वो कैसे बनी रह सकती है, तो आपका भी रेजिग्नेशन मिलना चाहिए। ओके, हालांकि देखो एक टर्म के लिए बोला गया है, एक पोस्ट के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसमें इस आर्टिकल में भी बोला गया है कि उसके अकॉर्डिंग उस रिजल्ट के बेसिस पर आप किसी और को जो है वो इस तरीके से हटा नहीं सकते हो। ओके, तो यहाँ पर UGC की गाइडलाइंस की बोली गई है कि जो भी अपॉइंटमेंट होता है वाइस चांसलर को लेकर के, वो अपॉइंटमेंट जो है एक प्रोसीजर होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, उस कमेटी के बेसिस पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट है वो 1 पर्सन की बेसिस पर कर दिया गया। 1 पर्सन ने बोला कि अच्छा इनको अपॉइंट कर दो, वहाँ का वाइस चांसलर इनको बना दो, तो इसके बेसिस पर ये जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर गवर्नर की जो पावर है उसके बारे में बताया गया है कि लिमिटेड पावर है, और बार बार ये स्टेटमेंट दिया जाता है। और ये भी अभी देखने को मिला है कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसमें गवर्नर की पोस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ओके। ये तो हमने एक तरीके से जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी पावर को सर्वाइव करने के लिए स्टेट्स में, कि अपोजिशन की अगर पार्टी जाए स्टेट में तो वहाँ पर गवर्न करने के लिए जो पोस्ट है वो हमने रेगुलर रखी है। वैसे गवर्नर की जो पोस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो तमिलनाडु जो स्टेट है उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो काम किया है उसी के बारे में बताया गया है कि तमिलनाडु जो है उन्होंने किस तरीके से कमेटी की रिकमेंडेशन दी है कि कमेटी यहाँ पर काम करे, जो भी इशू हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि तमिलनाडु जो है वो अपने रिजर्व एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंचुरी नेशनल पार्क इन सभी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है तमिलनाडु के द्वारा, ताकि इस तरीके के जो इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है उन्होंने राइटर जो हैं उसमें बताया है कि देखो भाई, हमारी सेंट्रल की बहुत सारी पॉलिसी हैं, बहुत सारी स्कीम हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो टाइम के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हो रही है कि हर सेक्टर में कुछ स्कीम जो है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है और कुछ जो है उनका कोई भी अलॉटमेंट जो है उनको लेकर के नहीं हो पा रहा है। दूसरा यहाँ पर कुछ पॉइंट ये भी रखे गए हैं और उन पॉइंट्स में एक बात बोली गई है। पॉइंट में ये बोला गया है कि देखो, चलो स्कीम तो जो है वो कुछ एप्लीकेबल है, कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर के अलग अलग सेक्टर के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। पहले बोला गया है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, फिर बोला गया है एनवायरनमेंट के बारे में, फिर यहाँ पर जो रूरल एरियाज में जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के लिए भी बोला गया है कि जिन स्कीम्स का एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जितना उनसे डिस्पर्समेंट होना चाहिए था उन स्कीम को लेकर के वो भी नहीं हो पा रहा है, और रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जो स्कीम है वो एप्लीकेबल ढंग से नहीं हो पा रही है। जो उनकी फंडिंग है जो होनी चाहिए थी और जो फंड है जो अवेलेबल होना चाहिए था वो उनमें नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 2018 में क्या हुआ, यहाँ देखिए, एक मिनट, पेज नंबर 10 पर, टेक्स्ट पेज पर। तो देखो, थोथुकुडी जो एरिया है वहां पर फायरिंग देखने को मिली थी। फायरिंग क्यों हुआ था कि 2018 में वेदांता ग्रुप का एक स्टरलाइट कॉपर प्लांट है, इसको लेकर के यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और प्रोटेस्ट क्यों किया, बोली ये प्रोजेक्ट जब से लगा है तब से यहाँ का पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कोस्टल एरिया के रीजन में होने की वजह से जो सी एरिया है वहाँ पर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इससे जो वेस्टेज निकल रहा है वो सी में डायरेक्टली जा रहा है, जिसकी वजह से फिशिंग इशू भी क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था 2018 में, इसको बंद करवाया जाए। ओके, अब जब प्रोटेस्ट हुआ तो उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, जिसमें लगभग 13 to 14 लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अब अपनी रिकमेंडेशन दी है और उन्होंने वहाँ के जो इस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको लेकर के बोला है कि जो एक तरीके से जो मेंटेन किया जाना चाहिए था वो उन्होंने इस प्रोसीजर के तहत नहीं किया। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी जो होनी चाहिए उसका रिजल्ट पहले एक तरीके से एवेल्यूएशन करना चाहिए कि किन किन चीज़ों के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, उसी के बेसिस पर ये जो सब चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ये जो फायरिंग रिपोर्ट है, इनमें जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि हाँ, जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था, जो वहाँ के डीएम हैं उनको जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, जो लोगों से जो कनेक्टिविटी उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिली, और उसी के बेसिस पर ये इशू जो है वो क्रिएट हुआ था। यहाँ पर टर्की ने अपना एक नया, उन्होंने अभी एक नया मीडिया लॉ लेकर के आए हैं बाई एर्डोगन गवर्नमेंट। ओके, तो उनके द्वारा एक लॉ लाया गया है और उसमें बोला गया है कि अगर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई टर्की में मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया का यूज़ करके, तो उनको एक तरीके से इस लॉ के अंडर जो है वो रेगुलेट किया जाएगा और पनिश किया जाएगा। अब टर्की जो है उन्होंने यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन, तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन है इसके बारे में क्लियरली नहीं बोला गया कि अच्छा क्या ये डिसइंफॉर्मेशन जो है इसमें रहेगा। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि टर्की जो है, अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो अलग अलग रिपोर्ट, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2022 का, उसमें उनकी 180 कंट्रीज में 149 रैंक आई है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो टर्की जो है उसका रिकॉर्ड वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अनइम्प्रेसिव है, और अगर इस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई तो और ज़्यादा जो कंसर्न है, जो एक लिबर्टी है वो नहीं रह पाएगी, फ्रीडम नहीं रह पाएगी। तो पहले ही एक डाउनग्रेड स्टेज में है टर्की, अगर यहाँ पर फ्रीडम की बात करें, और उसको ज़्यादा एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, यहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। 12 to 13 भी नहीं है, 14 पे आप देखिए, 14 इंपॉर्टेंट है। 14 में देखो, एक तो ये बोल दिया है IARI डायरेक्टर, IARI इरी जो इंस्टीट्यूट है, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वो 1905 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया जब 1934 में वहाँ पर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देखने को मिला। तो IARI जो है, इनके डायरेक्टर ने बोल दिया है कि GM मस्टर्ड को जो अलाउ किया गया है कि GM मस्टर्ड को क्या किया जाए, उगाया जाए। तो 3 क्रॉप सीजन जो है उसके कल्टीवेशन में लगेंगे, तब जाकर के इतने बीज हो पाएंगे कि हम कमर्शियल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कमेटी के बारे में बोला गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। देखो, इन्होंने तो 2017 में अप्रूवल दे दिया था GM मस्टर्ड को लेकर के, लेकिन फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि दोबारा से रिव्यू किया जाए और तभी जाकर के इसको एप्लीकेबल होगा। तो अभी इसको रिव्यू कर दिया गया है, क्लियर बोल दिया गया है कि आप उगवा सकते हो GM मस्टर्ड को। अब GM मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो देखो, एक सेकेंड, GM मस्टर्ड जो है, इसमें क्या होगा, अभी जो है ऑयल की, एक तरीके से ऑयल का हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो जो एडिबल ऑयल है उसका इंपोर्ट जो है वो कम से कम हो पाएगा। इंडिया जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट बन पाएगा। इस तरीके के अगर जो बीज हैं, जो सीड हैं, वो हमने क्या कर दिए, उगा दिए। तो ये जो GM मस्टर्ड की जो नेम है इस सीड का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। UPSC प्रीलिम्स में क्या पूछ लेंगे, DMH11 क्या है, ओके, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड क्या है, ये आपको पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मस्टर्ड का एक सीड है जिसको तैयार किया गया है। नहीं तो यहाँ पे दे देंगे एक सैटेलाइट या फिर और किसी का रिसर्च स्टेशन या और भी कुछ तरीके के ऐसे टर्म दे देंगे कि DMH11 कोई जो है वो फ्लोरा फोना की स्पीसीज जो है जिसको पाया गया वेस्टर्न घाट इस रीजन में। तो DMH11 क्या है, एक धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है जिसको तैयार किया गया है। ओके, तो एक तरीके से इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम ऑयल इंपोर्ट जो है वो हमारा कम से कम हो पाएगा। ओके, दूसरे कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो पाएगी। दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट ये बताया गया है, प्रॉफिट नहीं, एक तरीके से लॉस बताया गया है। और इसको लेकर के GM मस्टर्ड जो है, इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया गया है कि इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो सीड्स जो होते हैं उनसे जो भी प्रोडक्ट निकल करके आता है वो ह्यूमन में बहुत सारी डिजीज़ को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि देखो, ये जो DMH11 जो है, इसमें बार्नेस एंड बार जीन जो है उनका यूज़ किया गया है। और ये जो जीन होते हैं, प्रोटीन एंड हनी इज बेसिकली शुगर विदाउट एनी प्रोटीन कंटेंट। ओके, बेसिकली शुगर है और कोई प्रोटीन कंटेंट इनमें नहीं होता है। तो जो भी बीज होती हैं जो हनी का फॉर्मेशन करती हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। और ये जो बीज जो होते हैं, ये जो जीन होते हैं, इनके बारे में बताया गया है कि सेफ हैं, लेकिन इसकी वजह से जो हनी कल्टीवेशन है, हनी का जो फॉर्मेशन है, उसमें इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेसिक न्यूट्रिएंट नहीं है। तो इसकी वजह से तो फिर बॉडी में और इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, सॉइल माइक्रोब्स के लिए भी बोला गया है कि सॉइल माइक्रोब जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो GM क्रॉप्स अगर हम देखें तो GM क्रॉप्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। जैसे कि GM क्रॉप्स के लिए आर्गुमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो उनके प्रोज एंड कन्स देख लेते हैं, मतलब बेनिफिट क्या होंगे GM क्रॉप्स के। तो बेनिफिट जो है, देखो, फूड सिक्योरिटी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी जो है एक मेजर इशू बन करके आ रहा है। तो फूड सिक्योरिटी जो है हम प्रोवाइड कर पाएंगे, कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी और उस पैदावार से ज़्यादा पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। दूसरा, इससे जो है यील्ड, जो GM क्रॉप्स होती हैं उसे यील्ड मतलब पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इनकम जो फार्मर्स हैं उनकी बढ़ेगी। तीसरा, अगर हम देखें तो जो GM क्रॉप्स होती हैं उनमें पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो होते हैं उनका यूज कम से कम होता है, और ये हमारे एनवायरनमेंट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ नहीं होगा। तो साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, ये सारे इशू कम होंगे तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो भी कम से कम होगा। और स्पेसिफिक अगर हम देखें, इंडिया का जो क्लाइमेट है, स्पेसिफिक क्रॉप्स कैन बी मेड। ओके, तो ये तो हैं किसके बारे में,
जो जीएम क्रॉप्स हैं उनके फेवर के बारे में, उनसे क्या क्या हमें बेनिफिट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। अगर हम इसके अगेंस्ट की बात करें कि क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, तो देखो जीएम क्रॉप्स जो हैं इनका अगर हमने लंबे समय तक यूज़ किया, एक लॉन्ग टर्म तक हम रेगुलर इसका यूज़ कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखो ये जो सीड जो होते हैं, ओके, ये सीड स्टॉक जो है विल ऑल्सो बी कंटेमिनेटेड एट द मोलिकुलर लेवल। साथ ही साथ जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत सारी जो एमएनसी होती हैं वो अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करते हैं। इट कैन मेक फार्मर्स सस्पेक्टेबल टू द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ एमएनसी। तो देखो कुछ प्रॉफिट हमने देखे, प्रॉफिट जो है ये सारा, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो ह्यूमन हेल्थ जो है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जीएम क्रॉप्स के फेवर में और उनके अगेंस्ट में। और देखो जीएम क्रॉप्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसका जो एक फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी भी नोन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से और क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं, तो एक नॉन प्रोसीजर नहीं है कि कंप्लीट कंसिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे जीएम क्रॉप्स से, इसका एक फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी भी नहीं है। तो हो सकता है कि इन सब का रेगुलर यूज़ करें, उसके बाद में रिजल्ट देखने को मिले, और तब तक जो है वो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए, या इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं और अगर उनके ऊपर डेथ पेनल्टी उनको दी जा रही है, तो उससे पहले, उसकी सुनवाई करने से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उन डेथ रो कन्विक्ट्स का वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो केस की सुनवाई कर रहे थे, इसी में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बता दोगे आप कमेंट बॉक्स में कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें बोला है कि कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर क्लाइमेट जो एफर्ट्स है वो ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा। लास्ट ईयर COP26 की मीटिंग हुई, उसमें हमने बोला कि भाई हमें जो है एमिशन कम कर देंगे, क्लाइमेट को बचा लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको रिड्यूस करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट करना होगा हमें हमारा एमिशन। तो इसमें बताया गया कि अगर हमें हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करना है तो 45% तक एमिशन कम करना होगा, लेकिन हमने तो सिर्फ 1% के ऊपर ही फोकस कर पाए अभी तक हम, और 2030 का तो हमने टारगेट लिया है, फिर कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी को लेकर के बोला गया है कि बहुत ज़्यादा हमें जो है काम करना होगा, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक अगर हमें अपने टेम्परेचर को, अर्थ को लेकर के जाना है तो एमिशन तो रिड्यूस करने ही होंगे। यहाँ पर सी जिनपिंग जो अपनी नेक्स्ट टर्म कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टर्म के लिए वो अलाउ किए गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि चाइना और यूएस जो है अगर मिल करके साथ साथ चलें तो बहुत सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल, इजराइल और लेबनान ने यूएस के साथ मिल करके अपनी मैरीटाइम बॉर्डर जो है उसको लेकर के डील कर ली है। यूएस फोकस कर रहा है इस एरिया के ऊपर के गैस के एक्सप्लोरेशन को लेकर के, ताकि रशिया जो है जो अपने रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से गैस जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, उन सभी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, रेगुलर किया जा सकता है, रशिया से इफेक्ट ना पड़े पूरे वर्ल्ड लेवल पर। इसीलिए यूएस ने इसके अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की है और उन्होंने डील की है इस एरिया में। अब देखो इजराइल और लेबनान दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देखो भाई मेडिटेरियन सी वाला जो रीजन है वो यूपीएससी का फेवरेट रीजन है। 1-2 साल में वहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं मैक्सिमम। अगर हम लास्ट ईयर से देखें, लास्ट के 5-6 साल आप देख लीजिए, आपको मेडिटेरियन सी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस एरिया से, वेस्ट एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो ये जो एरिया है इसके मैप को आप व्यू करोगे और आप मुझे ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि वेस्ट एशिया से कौन कौन से कंट्री जो हैं वो मेडिटेरियन सी से डायरेक्टली बॉर्डर अपनी बनाते हैं, कोस्टल बॉर्डर। ओके, ये कमेंट बॉक्स में बता दोगे। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।